गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसपी में लेसन नंबर 1 उसमें अनियमित अंश आवंटन और अवैधानिक अंश आवंटन। अनियमित अंश आवंटन का अर्थ और अवैधानिक अंश आवंटन बराबर। सबसे पहले अंश आवंटन, अनियमित अंश आवंटन का अर्थ और उसके संयोग, मतलब कि कौन से संयोगों में अनियमित अंश आवंटन संबंधी कानूनी नियंत्रणों का प्रावधान का अमल किए बिना, अर्थात कि उनका उल्लंघन करके अंश आवंटित किए तो उसे अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। मतलब कि अंश आवंटन संबंधी जो कानूनी नियंत्रण है, जो सेबी की गाइडलाइन है, सेबी की गाइडलाइन को फॉलो न करके, मतलब कि उसका नियम का उल्लंघन करके अंश आवंटित किए हो तो उसे अनियमित अंश आवंटन कहा जाता है। मतलब कि अंश आवंटित करते समय सबसे पहले सेबी की गाइडलाइन का फॉलो करना चाहिए, तभी वो अंश जो प्रकाशित किया, आवंटित किया, वो नियमित रूप से प्रकाशित किया ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए सेबी की गाइडलाइन होना जरूरी है। इसके बाद अनियमित अंश आवंटन के संयोग, तो अंश आवंटन करने के, अनियमित अंश आवंटन करने के संयोग निम्नलिखित है। न्यूनतम भरपाई निर्गम प्राप्त किए बिना किया अंश आवंटन। न्यूनतम भरपाई मतलब कि जब मार्केट में शेयर प्रकाशित किया जाता है तो उसका 90% रकम भरपाई होना चाहिए। तो ये न्यूनतम भरपाई रकम प्राप्त किए बिना अंश आवंटन, मतलब कि 90% रकम नहीं भरी है फिर भी आवंटित किया जाए। इसके बाद प्रविवरण की नकल रजिस्टर ऑफ कंपनीज के समक्ष पंजीकृत न कराई हो, मतलब कि शेयर की जो संपूर्ण माहिती वाली जो नकल है वो कंपनीज ऑफ रजिस्टर के समक्ष उसका रजिस्ट्रेशन न करवाया हो तब। इसके बाद अंश आवेदन पत्र के साथ शेयर की दार्शनिक कीमत का कम से कम 5% अथवा तो सेबी द्वारा निर्धारित की रकम प्राप्त न हो। मतलब कि जैसे शेयर होल्डर अंश आवेदन पत्र भरते हैं, मतलब कि शेयर का आवेदन करते हैं तो आवेदन के समय जो रकम भरते हैं तो शेयर की दार्शनिक कीमत से 5% रकम, कम से कम 5% रकम होनी चाहिए, अथवा तो सेबी द्वारा जो निर्धारित किया गया हो उतनी रकम। 5% रकम मतलब कि सपोज के 100 रुपये का एक शेयर है तो उसमें 5% रकम होना चाहिए। 5% रकम होना चाहिए, मतलब कि 100 रुपये का 5%, तो 5 रुपया आवेदन के समय भरा हुआ होना चाहिए। अथवा तो सेबी ने जो गाइडलाइन किया गया है तो गाइडलाइन के अनुसार उतनी रकम आवेदन के समय भरी होनी चाहिए। आगे कंपनी ने एस्क्रो बैंक खाता अनुसूचित बैंक में खुलवाया न हो, मतलब कि कंपनी ने जो एस्क्रो बैंक खाता के द्वारा जो बैंक सूचित की गई हो वो बैंक में खाता न खुलवाया हो तब। इसके बाद लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजार के साथ समझौता न किया गया हो, मतलब कि जब शेयर प्रकाशित किया जाता है तो शेयर मार्केट के अंदर उसका समझौता किया होना चाहिए। तो ये लिस्टिंग के लिए मान्य शेयर बाजार में समझौता न किया गया हो तब। उसके बाद डिपॉजिटरी के साथ भी समझौता न किया गया हो तब। इसके बाद सेबी की जो गाइडलाइन है वो और कंपनी अधिनियम के प्रावधान का पालन
किए बिना ही अंश आवंटित किया हो। मतलब कि सेबी की जो भी मार्गदर्शिका है, सेबी का जो भी गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन का फॉलो न करके और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो भी प्रावधान करना है तो प्रावधान न किया गया हो, प्रावधान का पालन न किया गया हो और ऐसे अंश आवंटित किया गया हो तब। इसके बाद प्रविवरण विज्ञापन पत्र में दी जानकारी गलत मार्ग दिखाने वाली या सही नहीं हो तब। मतलब कि जब विज्ञापन पत्र प्रकाशित करते हैं तो विज्ञापन पत्र प्रकाशित करते समय जो भी माहिती दी गई है वो सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। आगे अनियमित अंश आवंटन के प्रभाव। तो अनियमित जब अंश आवंटन अनियमित हो तब आवेदक अपनी इच्छा से अंश आवंटन रद्द करा सकते हैं। मतलब कि जो शेयर होल्डरों को आवेदन के समय रकम भरी होती है और शेयर अनियमित हो तो ऐसे संयोगों में जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो भी आवेदक होते हैं, वो अपना शेयर रद्द करवा सकते हैं और अपनी भरी रकम वापस प्राप्त कर सकता है। मतलब कि शेयर होल्डरों ने जो भी रकम भरी होती है वो शेयर होल्डर रकम प्राप्त कर सकता है। अनियमित अंश आवंटन के संयोग में उल्लेखनीय बाबत यही है कि आवेदकों को नुकसान हुआ हो तो चाहे वो रद्द करा सकते हैं। मतलब कि जो भी शेयर होल्डर है, बराबर, यदि शेयर होल्डरों को कुछ नुकसान हुआ तो ऐसे संयोगों में भी वो अपना शेयर चाहे तो रद्द करवा सकते हैं और शेयर रद्द करवाने की समय मर्यादा निम्नानुसार है। वैधानिक प्रथम सभा भरने के बाद 2 मास तक में अंश आवंटन रद्द करवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब कि कंपनी के अंदर वैधानिक प्रथम सभा हो जाए उसके बाद 2 मास के समय अवधि के बाद ये अंश आवंटन रद्द करवा सकते हैं। इसके बाद सेकंड, यदि वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद अंश आवंटन किया गया हो तो आवंटन की तारीख के बाद 2 मास में अंश आवंटन रद्द करवाया जा सकता है। बराबर, यदि वैधानिक प्रथम सभा हो जाए उसके बाद यदि अंश आवंटन किया गया हो तो ऐसे आवंटन शेयर जो है वो 2 मास के समय मर्यादा में रद्द करवाया जा सकता है। इसके बाद कोई संचालक जानबूझकर वैधानिक आवंटन के प्रावधान का उल्लंघन करे अथवा अन्य किसी को वैसा करने दे तो ऐसे अनियमित आवंटन के परिणाम स्वरूप कंपनी या अंशधारी को कोई नुकसान हो या खर्च हो तो वह चुकाने के लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार है। मतलब कि कोई संचालक जानबूझकर वैधानिक आवंटन के प्रावधानों का उल्लंघन करे अथवा तो प्रावधानों का उल्लंघन करने दे तो ऐसे अनियमित आवंटन के परिणाम स्वरूप कंपनी या अंशधारी को कोई नुकसान हुआ, मतलब कि कंपनी को भी नुकसान हो सकता है अथवा तो शेयर होल्डरों को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे नुकसान के लिए कंपनी के अंदर जो भी संचालक है वो खुद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। परंतु
इस प्रकार का नुकसानी मुआवजा प्राप्त करने के लिए जरूरी कार्यवाही अंश आवंटन के बाद के 2 वर्ष की अवधि में शुरू करनी चाहिए। मतलब कि यदि ऐसा नुकसान हुआ हो तो कर्मचारी मतलब कि शेयर होल्डर अंश आवंटन के बाद 2 वर्ष की समय अवधि में उसकी जो भी कार्यवाही है वो शुरू करनी चाहिए। इसके बाद अवैधानिक अंश आवंटन मतलब इलीगल शेयर अलॉटमेंट। अंश आवंटन निम्नलिखित संयोगों में अवैधानिक गिना जाता है, मतलब इलीगल। अंश आवंटन अंशधारक एवं कंपनी के बीच हुआ करार है। मतलब कि अंश अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट जो है वो अंशधारक मतलब कि शेयर होल्डर और कंपनी के बीच एग्रीमेंट किया गया है। और ऐसा करार संपूर्ण करार तभी कहलाता है जब उसके आवश्यक तत्वों की उपस्थित हो, अर्थात कि ऐसे आवश्यक तत्वों की कमी हो, और यदि अंश आवंटन होता हो तो अवैधानिक माना जाएगा। मतलब कि कंपनी के अंदर जो भी शेयर अलॉटमेंट होता है तो शेयर अलॉटमेंट समय जो भी तत्वों की आवश्यकता होती है, अगर ये तत्व नहीं होता है बराबर, तो ये अंश आवंटन होता हो तो उसको इलीगली मतलब कि अवैधानिक माना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित तत्वों के न होने पर अंश आवंटन वैधानिक गिना जाता है, जो प्रारंभ से ही रद्द माना जाता है। मतलब कि निम्नलिखित नीचे जो भी तत्व दिया है वो तत्वों का पालन न हो, तत्व न हो, तो वो शेयर शुरू से ही अवैधानिक गिना जाता है। सबसे पहले है निवेदन अर्थात तो दरखास्त। आवेदक अर्थात कि जो भविष्य में अंशधारक बनना चाहते हैं और कंपनी के समक्ष अंश खरीदने के लिए निवेदन किया हुआ होना चाहिए, ऐसा निवेदन दरखास्त मानी जाती है। मतलब कि जब भविष्य में आवेदक मतलब कि शेयर में आवेदन करने वाले व्यक्ति जिसको शेयर होल्डर कहा जाता है, तो वो कंपनी के अंदर आवेदन करेगा तो भविष्य में वो शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, उसे कंपनी के समक्ष अंश खरीदने के लिए निवेदन किया हुआ होना चाहिए। मतलब कि अंश खरीदने के लिए निवेदन मतलब कि आवेदन किया होना चाहिए। यदि वो निवेदन दरखास्त मानी जाती है, तो वो ऐसा निवेदन दरखास्त मानी जाती है। इसके बाद दरखास्त को स्वीकार। तो यदि आवेदक ने निवेदन किया हो तो कंपनी द्वारा उसे स्वीकार किया होना चाहिए। मतलब कि आवेदन करने वाले व्यक्ति ने जो भी दरखास्त किया गया हो तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। संचालक अंश आवंटन का ठहराव करते हैं तब दरखास्त की स्वीकृति कंपनी ने की है, ऐसा उसमें माना जाता है। इसके बाद स्वीकृति की जानकारी। तो कंपनी को आवेदक को अंश आवेदन की स्वीकृति की जानकारी देनी चाहिए। जब कंपनी आवंटन पत्र भेजती है तब दरखास्त स्वीकृत हो गई और उसकी जानकारी दे दी, ऐसा माना जाता है। मतलब कि कंपनी को जब आवेदकों को अंश आवेदन की स्वीकृति मतलब कि अंश आवेदक ने जो आवेदन किया है तो इसकी स्वीकृति की गई है, ऐसी जानकारी देनी चाहिए। जब कंपनी आवंटन पत्र भेजती है तब दरखास्त स्वीकृत हो गई है ऐसा और उसकी जानकारी दे दी है, ऐसा उसमें माना जाता है। इसके बाद प्रतिफल। कंपनी को आवंटन पत्र में मांगी रकम आवेदक चुकाता है तब उसने प्रतिफल चुकाया है, ऐसा माना जाता है। बराबर। उसके बाद अगले वीडियो में और हम देखेंगे। ओके।